हेलो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स में एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं और ये इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको एग्ज़ाम में आना ही है, मतलब इससे रिलेटेड सवाल या खुद इस तरह का सवाल 100% आना ही है। इसको आप गांठ बांध लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो है दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटर लेवल। ठीक है, क्या है? रैखिक समीकरण निकाय का हल आव्यूह विधि द्वारा, यानी जैसे समीकरण दिए हों, युगपत समीकरण भी इसको कह सकते हैं कि कई इक्वेशन दिए रहते हैं, उनको हल करना हो तो उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन, विलोपन आपने पढ़ा है, लेकिन अगर इसमें लिखा है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए, हल करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वेरिएबल उसमें जो भी हो एक्स वाई जेड उनका मान निकालना। तो यदि लिखा है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए तो आपको आव्यूह विधि से ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप उसको आप प्रतिस्थापन, विलोपन या एक बीजगुणन विधि होता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो उससे आप नहीं करेंगे, उससे करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करने जा रहे हैं हम। क्या होता है इसमें, पहले तो समीकरण निकाय लेते हैं। रैखिक समीकरण निकाय माना रैखिक समीकरण निकाय का मतलब एक सिस्टम है जिसमें कई समीकरण लिखे हैं। तो चलिए हम तीन समीकरण के लिए पहले बात करते हैं। तीन समीकरण होंगे तो तीन वेरिएबल होंगे। तो मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू कांस्टेंट d1। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तीसरा इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं और करना क्या है, हमें x y z का मान निकालना है। कभी भी कोई समीकरण दिया रहता है तो उसको हल करने का मतलब होता है कि उसमें जो भी चर राशि हो, यहाँ पर x y z क्या है, x y z ये चर राशि वेरिएबल है, तो इन्हीं का मान निकालना होता है, फाइंड आउट। और ये जो आप देख रहे हैं a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3। ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है, अचर राशि है, संख्याएं हैं, चाहे भिन्नात्मक हो चाहे माइनस में हो या किसी प्रकार है। ये सब क्या है? ये सब भिन्न कांस्टेंट है, ये सारे पूरा होल क्वांटिटी, और एक्स वाई जेड वेरिएबल है, अर्थात इन्हीं का मान हमें निकालना है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं जब सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये तीन इक्वेशन हमारे पास होते हैं। हमारा टारगेट है कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। कैसे? आव्यूह विधि द्वारा, मैट्रिक्स मेथड से। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और देखिए हेडिंग में लिखा है रैखिक इक्वेशन होना चाहिए। रैखिक का मतलब कि उसके पावर, देखिए x की पावर, y की पावर, z की पावर सब एक है। लीनियर इक्वेशन मीन्स कि पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो। तो देखिए प्रत्येक पद में देखिए वेरिएबल की पावर 1 है, तो लीनियर होना चाहिए। और निकाय का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक समीकरण हो तभी तो निकाय बनेगा, जो है एक सिस्टम होगा, तो उनको हमें हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो समीकरण निकाय लिखा हुआ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। और मैट्रिक्स रूप में क्या करेंगे, जितने यहाँ पर कांस्टेंट आप देख रहे हो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, LHS में जितने कांस्टेंट हैं इनसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए या तो दो इक्वेशन होगा, तो दो इक्वेशन में दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल से भी 2 रो और 2 कॉलम बन जाएगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वहाँ बन जाएगी। और अगर 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ पर देखिए 3 रो दिख रही है और 3 कॉलम दिख रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनना ही बनना है। तो क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन को, इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। और मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम, उपरोक्त समीकरणों को निम्न रूप में लिखते हैं। ऐसे ax
इक्वल टू बी, इस रूप में लिखेंगे हम। अब आपको ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। तो इसको हम ज़रा सामने लिखें, जहाँ ए क्या है, ए है कांस्टेंट, जो चर राशि है उनके गुणांकों, ये जो a1 b1 c1 आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, गुणांक नहीं है, ये सब x y z के गुणांक है। x गुणांक देखिए a1 a2 a3, y गुणांक b1 b2 b3, z का गुणांक c1 c2 c3। तो गुणांकों से बना वर्ग आव्यूह, ए यहाँ पर है गुणांकों से बना वर्ग आव्यूह, गुणांकों से बना वर्ग आव्यूह है। और यक्स क्या है, यक्स यहाँ पर जो चर राशि आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड, चर राशि से बना स्तंभ आव्यूह है। एक्स का क्या नाम है, कैपिटल से नाम है चर राशियों एक्स वाई जेड से बना स्तंभ आव्यूह। आप स्तंभ आव्यूह समझ रहे होंगे, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, ठीक है। और ये कैपिटल बी यहाँ पर क्या है, कैपिटल बी है ये जो अचर राशि आप देख रहे हो d1 d2 d3 अर्थात RHS वाला, बराबर के उधर वाला, उससे बना स्तंभ आव्यूह। अचर राशियों d1 d2 d3 से बना स्तंभ आव्यूह, ठीक है। ये तीन नाम पहले आप जान लें, ये तीनों क्या है, मैट्रिक्स हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किससे बनेगा, गुणांकों से। स्क्वायर मैट्रिक्स किससे बन रहा है, गुणांकों से। और कॉलम किससे बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, ये एक्स वाई जेड से बनेगा। और जो उधर d1 d2 d3 है उनसे क्या बनेगा, इनसे भी बनेगा स्तंभ आव्यूह। तो देखिए हम बनाने का प्रयास करें, आप समझिएगा क्या बनाएगा। यहाँ पर पहले अगर ए की वैल्यू लिखें हम, इसके नीचे ए की वैल्यू, तो देखिए गुणांक है तो पहले ये गुणांक a1 a2 a3 जिस रूप में है, कॉलम रूप में है तो कॉलम रूप में लिख दिया a1 a2 a3। फिर y गुणांक b1 b2 b3, b1 b2 b3। फिर z गुणांक c1 c2 c3, ये a की वैल्यू हो गई, इनटू यक्स। यक्स का मतलब देखिए, यक्स का मतलब स्तंभ आव्यूह, तो स्तंभ में एक ही स्तंभ होता है। और किससे बनाना है, वेरिएबल से। वेरिएबल कौन कौन है, एक्स वाई जेड, ये यक्स, ये वाई, ये जेड, ये हो गया स्तंभ आव्यूह। इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है अचर राशि d1 d2 d3, d1 d2 d3 से क्या है, ये स्तंभ आव्यूह। ये बात समझ गए। तो ये आपका ए है, थोड़ा अगर इसको हम इस रूप थोड़ा लिखे, दूर दूर लिख दें इसको हम यहाँ पे लिखें, ये ए एक्स इक्वल टू बी, तो उसी के नीचे आ गया। तो आप समझ में आ रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये वाली है, एक्स की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ठीक है। ये ए की वैल्यू लिखी है, ये एक्स की वैल्यू लिखी है, और ये बी की वैल्यू लिखी है। तो ए एक्स बराबर बी के रूप में पहले आप लिखिए, सबसे पहला काम ये है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ए आप देख रहे हैं, ए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है ज़रा देखिए। तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि उसको मैट्रिक्स रूप में लिखिए। और मैट्रिक्स रूप में क्या होता है, ए एक्स बराबर बी, वेयर ए बी एक्स क्या सामने लिखा है। अब देखिए जैसे आपने इस रूप में लिखा, ये आपका क्या है, देखिए हम अब थोड़ा इस पर बात करते हैं। ये आपने लिखा ए की वैल्यू बी की वैल्यू सब पता है, तो उसके बाद हम क्या करें, ए को अलग से लेकर के ए इनवर्स आप फाइंड आउट कर लीजिए, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अभी तक निकालते थे 4 स्टेप, पूरा वैसे निकालेंगे। फिर ए जब उधर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, अर्थात 1/a, चाहे ए इनवर्स बोले चाहे 1/a बोले, बात वही है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, जब ए उधर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, और जब ए इनवर्स बन जाएगा तो ए इनवर्स को बी के लेफ्ट में लिखें कि राइट में लिखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात। जैसे आप नंबर सिस्टम में जानते हैं, जैसे ये लिखा है 2x = 5 ऐसे लिखा हो, और हम कहें कि x बराबर लिखिए, तो 2 उधर जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो इसको चाहे आप 1/2 × 5 ऐसे लिख दीजिए, या आप चाहें तो 5 × 1/2 इसको राइट में लिख दीजिए।
नंबर सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इधर जा रहा है 2 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, विलोम उसका हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। अब उसको चाहे 5 के लेफ्ट में लिखिए चाहे 5 के राइट में, कोई चेंज नहीं। लेकिन मैट्रिक्स में हर स्टेप पे सावधानी रखनी होती है, और ख़ास तौर से मल्टीप्लिकेशन के दौरान। जब उधर ए जाएगा, ए इन्वर्स बनेगा तो बी के साथ मल्टीप्लाई ही तो होगा। जैसे यहाँ पर 5 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई ही होगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसा हम रखें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी हो। बात समझिए हम क्या कह रहे हैं। ये जो ए उधर जाएगा तो ए इन्वर्स बनेगा, तो ए इन्वर्स को आपको बी के लेफ्ट में रखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि राइट में क्यों नहीं रख रहे हैं। देखिए, अगर आप राइट में रखेंगे ना तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने इसको ऐसे लिख दिया, b इंटू ए इन्वर्स लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब देखिए तो b में ये अच्छा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या सेम हो। तो देखिए इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें एक कॉलम है, इसमें कॉलम एक है, और जब इसका आप ए इन्वर्स निकालेंगे तो कितने रो आएंगे। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, सेम ऑर्डर का। तो अगर ये 3x3 का है तो वो भी इन्वर्स भी 3x3 आएगा, तो उसमें 3 रो रहेंगे। तो इसमें एक कॉलम, इसमें 3 रो बराबर ही नहीं है। अगर इसका आप ऑर्डर लिखेंगे 3x3 और इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 3x1, देखिए पहले में कॉलम दूसरे में रो कहाँ बराबर है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब ए उधर जाएगा, ए इन्वर्स बनेगा अर्थात 1/a बनेगा, तो उसको बी के लेफ्ट में ही रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, गलती नहीं होना चाहिए इस बात पे। अगर गलती हो गई तो आगे तो पूरा रफ करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो ये ए इन्वर्स हम अलग से फाइंड आउट कर लिए और उसको यहाँ पे रख दिए। तो ये ए इन्वर्स पता है, बी पता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। और ज़रा बताएं आप, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आर्डर क्या होगा, ए इन्वर्स इंटू बी का आर्डर क्या होगा। देखिए हम आप यहाँ पे लिख के आपको दिखाएं, ए इन्वर्स इंटू बी का आर्डर। ए का आर्डर कितना है 3x3, बी का आर्डर कितना है 3x1। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, पहले वाले में कॉलम दूसरे वाले में रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका आर्डर कितना होगा, किनारों की संख्याओं को देख लेते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 3x1, 3x1। और 3x1 का मतलब कि 3 पंक्ति 1 स्तंभ अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स का रूप कैसा होता है, ये लिखा देखिए, कॉलम मैट्रिक्स दोनों हैं, यानी 3 संख्याएं होंगी इसमें और वर्टिकल शेप में लिखी होंगी। यानी एक संख्या यहाँ पे लिखी होगी, एक संख्या यहाँ पे लिखी होगी। इसको आप जीरो मत समझ लीजिएगा, इसको जीरो मत समझ लीजिएगा। एक संख्या यहाँ पे लिखी होगी, एक संख्या यहाँ पे लिखी होगी, एक संख्या यहाँ पे लिखी होगी। अभी आप जब एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको दिखेगा ये सब चीज़। और इधर जो कैपिटल एक्स लिखा है, कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, कैपिटल एक्स का मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स दिस एक्स वाई जेड ये। तो लास्ट में जब ए इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आप देखेंगे तो लास्ट में ये ऐसा दिखेगा। और जब ऐसा दिखा तो ज़रा देखें ना, दोनों तरफ की मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बीच में बराबर का चिन्ह है। देखिए ये भी, इसका भी ऑर्डर कितना है 3x1, उधर भी 3x1। और जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उनका प्रत्येक संगत अवयव बराबर हो जाता है, ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो ज़रा देखें यहाँ पर, ये जो यक्स है वो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। इसके स्थान मान लीजिए 10 लिखा है तो यक्स बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा होगा वाई की वैल्यू हो जाएगी और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो उसके बाद क्या कर लेंगे, हम तुलना कर लेंगे। आप बीवों की तुलना कर लेंगे, आप बीवों की तुलना करने पर एक्स वाई जेड का मान जो भी होगा मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। हमने अभी आपको एक रफली डायग्राम समझा दिया है कि कैसे हम युगपत समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की, ये हमने आपको एक रफली डायग्राम समझा दिया है। अब इस पर जब एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, हमने क्या किया है, ax बराबर b का रूप देना है आपको, वेयर a इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और कैसे बनेंगे, गुणांकों से। और कैपिटल एक्स क्या है,
जो वेरिएबल उसमें होगा उस इक्वेशन में उनसे कॉलम मैट्रिक्स, और बी क्या है जो राइट हैंड में कांस्टेंट होंगे उनसे कॉलम मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर ए का ए से हम ए इन्वर्स निकालेंगे। और जब ए इन्वर्स मिल जाए तो इस समीकरण को फिर से लिख के एक बार, और एक्स बराबर हम लिखेंगे ए इन्वर्स बी लिखेंगे, और ए इन्वर्स बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये कॉलम मैट्रिक्स सही है, कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा काम क्या है, वही ए इन्वर्स निकालना। तो आप समझ रहे होंगे कि ए इन्वर्स निकालना कितना इम्पॉर्टेंट है। बिना ए इन्वर्स के ना तो आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं, बिना इन्वर्स अगर आपको पता है, देखिए सबसे पहले एडजॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडजॉइंट से ए इन्वर्स से फिर ये जो है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन लिया, 3 इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि इसको आप हल करिए, लेकिन आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि को तो समझ रहे हैं, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, लेकिन प्रतिस्थापन विलोपन विधि से नहीं करना है, आव्यूह विधि से करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड बोल दीजिए। और अब उसके बाद जैसे हमने अभी बताया था आपको कि जो भी इक्वेशन का सिस्टम दिया हो, जो भी निकाय हो, उसको ax बराबर b के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहीं से हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ax क्या है पता है, b क्या है पता है आपको जो है। तो a का मतलब गुणांकों से बना मैट्रिक्स 2 1 3 1 2 -1, और ये हो जाएगा आपका -3 -1 1, ये a हो गया। और इंटू यक्स क्या है, यक्स का मतलब कि जो वेरिएबल है, चर राशि हैं, उनसे बना कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल टू बी क्या है, बी का मतलब जो राइट हैंड के कांस्टेंट हैं उनसे बना कॉलम मैट्रिक्स। ये हमने इसको इस रूप में लिख दिया, आप समझ रहे हैं। ये आपका ए है, ये यक्स है, ये बी है। इसको चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने गिवन सिस्टम को इक्वेशन ऑफ जितना सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनको ax बराबर b के रूप में लिख दिया, तो अब इसको यहीं पर रोक के आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स A को अलग से लीजिए और इसका A इन्वर्स लॉन्ग प्रोसेस से, जैसे बताया गया था पिछले 2 लेक्चर से, वैसे इसको आपको करना है जो है, ठीक है। तो हम A इन्वर्स अलग से लेंगे, A अलग से लेंगे, और इसका A इन्वर्स जैसे भी निकाला गया था वैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। और जब A इन्वर्स मिल जाएगा तो पुनः इस इक्वेशन में वापस आएंगे x बराबर b में, और आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पुनः A एक बार लिखें, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 1 3 1 2 -1 -3 -1 1, और इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, और इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करना होता है। ये सब लास्ट टर्न पे हो चुका है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये कॉलम ये रो, तो 1 × 2 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -1 फर्स्ट रो के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1 और -3, तो ये +3 हो जाएगा, और ये -3 ये कॉलम ये रो, तो -1 और ये -6, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये तो आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -4, और वो हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा 21, यानी 23 -4 यानी 19 आ गया। यानी डेट ए का मान 19 नॉट इक्वल टू 0। जब डेट ए 19 आ गया अर्थात नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए इन्वर्स मिलेगा। अब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका, प्रत्येक डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, फिर मैट्रिक्स बनाएं, फिर उसका ट्रांसपोज करें तो एडजॉइंट मिल जाएगा,
और फिर रख देंगे फार्मूले में A इनवर्स बराबर 1/det A इंटू एडजॉइंट A। अच्छा देखिए det A की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो det A हम लिख दे रहे हैं, det A 19 आया है, और इस मैट्रिक्स से B की भी ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में मल्टीप्लाई करते समय, तो इसको हम लिख के बाकी रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या निकालेंगे हम, जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्या निकालें, कोफैक्टर निकालते हैं। det A के अवयवों के सहखंड, इसी में टाइम लगता है, सहखंड या सहगुणनखंड भी कहते हैं। जैसे हमने det वाला मिटा दिया है, लेकिन इसी से काम चला देते हैं। 2 का सहखंड लिखें, 2 का चिन्ह प्लस होता है, ये जाएगा ये, तो ये जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। फिर इस 1 का निकालें, इस 1 का कोफैक्टर निकालें, चिन्ह माइनस, ये कॉलम जाएगी, ये रो जाएगा, 1 इंटू 1 1, इधर जाएंगे तो -3 और फार्मूले वाला माइनस, तो +3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, -4। फिर -3 में जाएं, चिन्ह प्लस, ये कॉलम ये रो, तो -1 और ये 3 इंटू 6 फार्मूले वाला माइनस, और ये 6, तो ये हो गया -7। ठीक है, तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर कितना हो गया, 1 -4 -7। अब सेकेंड रो में आ जाएं, ये फर्स्ट रो का सेकेंड रो में 1 का कोफैक्टर निकालिए, चिन्ह माइनस, ये रो जाएगी, ये कॉलम 1 इंटू 1 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 -3 -2 और एक माइनस ये, तो ये +2 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 पर आ जाएं, 2 का चिन्ह प्लस, ये कॉलम ये रो, तो 1 इंटू 2 2, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 9, तो 11। ठीक है, फिर इस -1 का निकालें कोफैक्टर, चिन्ह माइनस, ये कॉलम जाएगी, ये रो जाएगी। ठीक है, ये -1 के लिए, ये रो ये कॉलम, तो -1 इंटू 2 -2, और ये हो जाएगा -3, तो -2 -3 -5, और ये माइनस पहले था तो +5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड रो का, सेकेंड रो के कोफैक्टर हो गए। अब इसी प्रकार थर्ड रो का साइड में निकाल देते हैं। इसी कोफैक्टर को निकालने में वेरी केयरफुल ध्यान देना होता है, अगर यहीं पे गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब थर्ड रो के लिए 3 का निकालें सहखंड, चिन्ह क्या होता है जानते हैं आप, प्लस माइनस प्लस प्लस, ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगी, तो -1 और ये -6 और फार्मूले वाला माइनस, तो प्लस हो जाएगा +6। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 हो गया, ये 5। और फिर इस -1 का निकालें, चिन्ह माइनस, ये कॉलम ये रो, तो -2 और +3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये -2 और ये माइनस माइनस +3, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इस 1 का निकालें लास्ट वाले का, तो चिन्ह प्लस, ये जाएगा ये, तो 4 - 1 यानी 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड रो का। सारे जितने भी एलिमेंट थे सबका हमने क्या निकाल दिया, कोफैक्टर। अब लास्ट में क्या करते हैं, इन्हीं से क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो चलिए इनसे मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या लिखते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं कि det A के अवयवों के सहखंडों, सहखंड है ना सब, ये सहखंडों से बना आव्यूह कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं ये, इनसे फर्स्ट रो बनाएंगे 1 -4 -7, और जो सेकेंड रो के कोफैक्टर सेकेंड रो वाले हैं तो इनसे क्या बनाएंगे, सेकेंड रो, और जो थर्ड रो के कोफैक्टर हैं उनसे बनाते हैं थर्ड रो, 5 -1 3 ये। और अगर याद हो तो लास्ट टर्न पे इसको हम क्या नाम देते थे, इसको हम नाम B देते थे, लेकिन यहाँ पर B नाम नहीं देंगे क्योंकि B हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये देखिए। तो इसके लिए अगर आपको नाम देना ही है तो C नाम दे दीजिए। ठीक है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर नाम देना ही चाहते हैं तो इसको आप C नाम दे सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, जब ये मैट्रिक्स मिल गई तो अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स लिखी है इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं इसी का ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट मिल जाएगा। अतः एडजॉइंट ए, देखिए क्या करेंगे, इसलिए एडजॉइंट ए मतलब जो ऊपर मैट्रिक्स आप नाम दिए सी, इसी का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज तो आप समझ रहे हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बना दीजिए सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बना दीजिए थर्ड कॉलम। ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। और जब एडजॉइंट मिल गया तो बताइए ए इनवर्स कैसे निकालें। ए इनवर्स का तरीका क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए। इसलिए ए इनवर्स बराबर होता है 1/det ए इंटू एडजॉइंट ए। और डेट ए देखिए ऊपर लिखा है 1/, ये 19 हो जाएगा। और एडजॉइंट ये अभी हमने निकाला, ये -7 और 2 11 5, ये देखिए, और 5 - 1 3, ये आपका हो गया ए इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ये आपका हो गया ए इनवर्स। और जब ये ए इनवर्स मिल गया तो फिर से हम अपने क्वेश्चन जो इक्वेशन फर्स्ट बोले थे ax बराबर b, उसमें लौट के आते हैं और वहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे और देखिए क्या मिलता है फिर जो है। ठीक है, देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं और जो इक्वेशन फर्स्ट हमने बोला था उसी से ऊपर जो ax बराबर b लिखा है उसमें लौट के आते हैं। देखिए, अतः पुनः ax = b से फिर से इसको एक बार लिखते हैं। जब ए इनवर्स हमने निकाल लिया तो फिर से इसका यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देखिए, ये जो 1/19 लिखा हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। आप कर भी सकते हैं, लेकिन हमने क्यों नहीं किया अभी इसको आप थोड़ी देर बाद समझेंगे कि इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया गया। देखिए, फिर इससे करें तो जब ए उधर जाएगा तो उधर ए क्या बन जाएगा, 1/a या ए इनवर्स। और उसको कहाँ लिखेंगे, बी के लेफ्ट में। हमने समझाया था कि लेफ्ट में लिखना है कि राइट में लिखना है, कारण समझ रहे हैं आप जो है। तो इसको आप लेफ्ट में लिखेंगे ए इनवर्स और इंटू बी। राइट में कभी नहीं लिखेंगे, इसको राइट में लिखेंगे तो जो चाहते हैं मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। और अब देखिए, ए इनवर्स की वैल्यू ये लिखी हुई है 1/19 और 1 -4 -7 2 11 5 5 -1 3। तो इसका काम ख़त्म, इसको मिटा देते हैं। और इंटू बी देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं उसको मिटाए थे कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटू बी, अब देखिए बी की वैल्यू कितनी, 5 3 2। और इधर एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं। एक्स वैल्यू क्या है, शुरू में लिखा गया था कॉलम मैट्रिक्स XYZ से जो बनी थी ये। और अब ज़रा देखें, अब एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। इसका आप आर्डर देख रहे हैं, इसका आर्डर कितना है, 3x3 है और इसका आर्डर कितना है, 3x1 है। देख लीजिए, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, अर्थात मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और इसका आर्डर क्या होगा, 3x1। तो एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये। अब बताइए, ये जो नंबर देख रहे हैं आप, ये इंटीजर पूर्णांक रूप में लिखे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है कि जब तुम 1/19 को अंदर कर दिए होते तो यहाँ पर 1/19, 2/19, 5/19, उनको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा कठिन हो जाता। इसलिए हमने इसको बहुत ही चालाकी से 1/19 को बाहर रखे हैं और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1/19 को बाद में अंदर कर देंगे। ये आपको भी करना होगा, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आर्डर मिलेगा, 3x1 मिलेगा, अर्थात एक कॉलम बनेगी और 3 पंक्ति बनेगी। तो मल्टीप्लाई करें, देखिए 1 × 5 5, 2 × 3 +6, 5 × 2 +10। ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × 5 तो -20, 11 × 3 33, -1 × 3 -3। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 35, 15,
और ये 6। अब इसी को सिंप्लीफाई करिए, कितना आएगा देखिए, ये होगा 15 6 21, ये 21 हो रहा है, और ये आपका 33। ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, देखिए कैलकुलेशन से गलती नहीं होना चाहिए। तो ये 20 33, ये देखिए यहाँ पे -2 है, ये -1 × 2 3 लिख दिए थे, ये 2 है ये। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 11 आ जाएगा, और ये 21 9, ये हो जाएगा आपका -14 हो जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब ये जो 1/19 है इसको अंदर कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं अब। इसलिए x y z ये बराबर हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो 21/19, 21/19 ये हो जाएगा 11/19, और ये हो जाएगा -14/19। ठीक है, बाकी रफ कर देते हैं, 21 11 और -14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अब दो मैट्रिक्स है, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप विवो की समानता से आप लिख सकते हैं, आप विवो की समानता से x की वैल्यू मिल गई 21/19, y की वैल्यू मिल गई 11/19, और z की वैल्यू मिल गई -14/19। ये तीनों मान मिल गया। यदि आपको आंसर चेक करना है कि सही है कि गलत, तो इसके लिए आप जो x y z की वैल्यू हैं इनको समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड बारी बारी से तीनों में रख के आप देख सकते हैं, और अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो हमने 3x3 अर्थात 3 वेरिएबल वाले एक इक्वेशन को सॉल्व किया। ऐसे ही आप 2 वेरिएबल वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 वेरिएबल वाले में जो मैट्रिक्स A बना है वो 2x2 का बन जाएगा, और आप 2x2 का भी इन्वर्स निकालना सीख ही चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने बताया कि किसी भी इक्वेशन को अगर 2 या 2 से अधिक इक्वेशन है तो उसको आप कैसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके x y z का मान निकाल सकते हैं। अब कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि कोई सिस्टम दे दे इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, और सिर्फ आपसे ये पूछे कि इस समीकरण, जो समीकरण दिए गए हैं इनका हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको बिना सवाल को सॉल्व किए, यानी x y z का मान निकाले, बिना मान निकाले बताना पड़ेगा कि हल होगा कि नहीं होगा। जब समीकरण का हल होता है, अर्थात दिए गए समीकरण के निकाय का हल होता है, तो उस सिस्टम को, उस निकाय को बोलते हैं संगत निकाय, और जब हल नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं असंगत निकाय। तो चलिए पहले इसको बता देते हैं। कभी कभी सिर्फ चेक करने के लिए कह देता है कि दिया गया समीकरण का निकाय संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। ठीक है, संगत समीकरण निकाय, यानी इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी है, यहाँ पे लीनियर की बात हो रही है, तो पहला संगत होगा, दूसरा असंगत की बात करेंगे। देखिए इसकी क्या डिफिनेशन होगी। यदि दिए गए समीकरण निकाय का मतलब वही सिस्टम से मतलब है कि 2 या 2 से अधिक समीकरण उसमें दिए हैं। दिए गए समीकरण निकाय का हल प्राप्त हो सके तो उस निकाय को संगत समीकरण निकाय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब कोई हल मिलता है तो यहाँ पे 2 बातें हैं। कभी कभी क्या होता है कि दिए गए समीकरणों का केवल एक हल मिलता है यूनिक, और कभी कभी क्या होता है एक से अधिक हल मिलता है। तो
दोनों ही केस में वो संगत है। अगर एक हल मिल रहा है तो भी हम कहेंगे कि वो संगत समीकरण निकाय है, अर्थात वो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है। देखिए ये सब लीनियर के लिए रैखिक लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रैखिक पे काम चल रहा है पूरा। तो अगर एक हल मिल रहा है तो भी कंसिस्टेंट है, और एक से अधिक हल मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट है। कुल मिला के हल मिलने से मतलब है चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो या मोर देन वन सोल्यूशन हो। तो अब हमें ये चेक करना है कि कब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और कब मोर देन वन सोल्यूशन मिलेगा, एक से अधिक मिलेगा। तो उसी कंडीशन लिखने जा रहे हैं कि यदि डेट ए, ये ए क्या है, वही जो अभी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिए थे, तो उसमें जो गुणांकों से बना वर्ग आव्यूह था ए, उसी की बात हो रही है। तो डेट ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय का केवल एक हल, जिसको बोलते हैं अद्वितीय यूनिक हल होता है। जैसे ही आप डेट ए निकालें, अगर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए, आप तुरंत वहीं पर बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक होगा। और यदि डेट ए 0 आ जाए तथा एडजॉइंट ए इंटू बी आल्सो 0 आ जाए, ये दोनों 0 हो जाए, ये भी 0 हो और वो भी 0 हो जाए, यानी डेट ए की वैल्यू भी 0 हो और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, तो रैखिक समीकरण निकाय का एक से अधिक, यानी मोर देन वन, एक से अधिक हल होते हैं, एक से अधिक हल होते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन किसके हैं, संगत के हैं। यानी एक हल मिला, यूनिक हल मिला, तो भी आप कहेंगे कि दिया गया सिस्टम कंसिस्टेंट है, अर्थात संगत है। और अगर एक से अधिक हल मिल गया तो भी, बस आपको याद क्या करना है कि एक हल कब मिलेगा, जब डेट ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो एक हल मिलेगा। और यदि डेट ए 0 हो जाए तो एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 हो। बी क्या है, वही राइट हैंड, दिए गए समीकरण के राइट हैंड में जो कांस्टेंट होते हैं उनसे बना कॉलम मैट्रिक्स, जो भी इससे थोड़ी देर पहले बताए थे। तो यदि दोनों 0 हो जाएं तो आप बोलोगे कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है। लेकिन नंबर सेकंड, हम कब कहेंगे कि दिया गया सिस्टम असंगत है, यानी असंगत रैखिक समीकरण, इसी में हम देखिए करते हैं। असंगत रैखिक समीकरण निकाय किसे कहेंगे, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर पे काम चल ही रहा है, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए परिभाषा, यदि दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल ना प्राप्त हो सके, सीधी सी बात है, यानी समीकरण को हल करें, हमें कोई हल ना मिले, अर्थात ना तो x की कोई वैल्यू मिले, ना y की, ना z की, तब हम कहेंगे तो उस निकाय को असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। ठीक है, अब ये तो परिभाषा हो गई। अब क्या चेक करें हम, क्या कंडीशन हो कि हमें हल ना करना पड़े और बिना हल किए हम आपको बता दें कि ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन का ये असंगत है, अर्थात इसका हल नहीं मिलेगा। तो उसको देखिए चेक करने का तरीका क्या होता है, हम बताएं इसी में कि जो नंबर सेकंड लिखा है, नंबर सेकंड क्या लिखा है, डेट ए बराबर 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0। तो यदि डेट ए 0 हो और ये दूसरा वाला नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, यानी डेट ए तो 0 हो लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो रैखिक समीकरण निकाय का, ये रैखिक समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा। रैखिक समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा, इसी में सही कर दिया हमने। तो रैखिक समीकरण निकाय असंगत होता है, अर्थात इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो ये आप बिना एक्स वाई जेड को सॉल्व किए, बिना उनका मान निकाले, आप पहले ही बता सकते हैं कि इसका हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरे चीज़ को हम समराइज कर दे रहे हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले आप गुणांकों से
एक मैट्रिक्स बनाइए, उसको ए नाम दीजिए और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाउंड आउट करिए। यदि डेट ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो तुरंत बोल दीजिए कि समीकरण का निकाय अर्थात दिए गए समीकरणों का हल मिलेगा और वो यूनिक होगा। ठीक है। और यदि डेट ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिर्फ इसको देखकर आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अर्थात संगत होगा कि असंगत होगा। सिर्फ डेट ए बराबर 0 से आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना ही पड़ेगा। और जब इसको आप निकालें और ये भी 0 हो जाए तो आप कहेंगे कि डेट ए बराबर 0 और ये बराबर 0, इन दोनों एक साथ अगर हो जाएं तब आप कहेंगे कि ये संगत निकाय है और इसका एक से अधिक हल मिलेगा, यानी वही पहला वाला संगत। लेकिन ये अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब आप कहेंगे कि ये असंगत है, अर्थात इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे संगत असंगत चेक करते हैं। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया, एक लीनियर इक्वेशन हमने लिया, 3 इक्वेशन हैं और कह रहे हैं कि इसको आप भी विधि से आप दिखाइए कि ये असंगत होगा। अर्थात जब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको x, y, z की वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन इसको आप सॉल्व नहीं करना है, बस इसको चेक करना है कि ये असंगत होगा। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले इसको x बराबर b के रूप में लिखें या तो डायरेक्ट ax b की वैल्यू लिख दें। तो अगर इसको आप ax बराबर b का रूप लिखते हैं, x बराबर b के रूप में अगर लिखेंगे तो बताइए a की वैल्यू क्या मिलेगी। a की वैल्यू मिल जाएगी 3, 2, 1 गुणांकों से। a का नाम जानते हैं, गुणांकों से बना वर्ग ऑफ व्यू। ठीक है। -1, 1, -2, z का गुणांक 2, 3, -1। ठीक है। x भी लिख दे रहे हैं, लेकिन x से कोई काम नहीं यहाँ पर, x, y, z। और b की वैल्यू मतलब राइट हैंड के जो कांस्टेंट है 3, 5, 1, ये x बराबर b लिख दिया हमने। अब जो आप मैट्रिक्स ए देख रहे हैं, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। डेट ए की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करिए। डेट ए 3, 2, 1, -1, 1, -2, 2, 3, -1। जैसे भी आपको सॉल्व करना हो सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट रो के सापेक्ष करेंगे, करिए। ये रो कॉलम जो है, ये रो तो ये हो जाएगा -1 और ये -6, ये हो जाएगा +6 और +1। ये कॉलम ये रो तो -2 और ये आपको हो जाएगा -3 और ये +2। ये कॉलम ये रो गया तो -4, -1, -4, -1 तो ये आपका हो जाएगा 15। ये हो गया -5 और वो हो जाएगा आपका -10। इसका मतलब देख रहे हैं कि ये 0 आ गया, डेट ए 0 आ गया। और जब डेट ए, हमने बोला था कि जब डेट ए 0 हो जाए, डेट ए अगर 0 हो जाए तो इससे आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि ये संगत होगा कि असंगत होगा। अब इसके लिए आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना ही पड़ेगा। उसके 0 होने या ना होने पे डिसाइड होगा जो है। अगर यहाँ पर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तो हम यहीं पे रुक जाते और कहते समीकरण संगत होगा, यूनिक हल मिलेगा। लेकिन डेट ए बराबर 0 आ गया तो आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए। अब देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आप जानते हैं पूरा प्रोसेस, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। लेकिन ये इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे। चेक करना हो तो चेक करने के लिए कर सकते हैं, बाकी पूरा वही लॉन्ग प्रोसेस। डिटर्मिनेंट के अवयवों का शाखंड निकालेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके एडजॉइंट मिलेगा। तो चलिए वही करने जा रहे हैं। डेट ए के अवयवों का सहखंड, ठीक है, जैसे निकालते हैं पूरा। ये डेट ए लिखा है, 3 का निकालेंगे सहखंड, 3 का निकालिए सहखंड, चिन्ह प्लस होता है। ये रो ये कॉलम तो -1 और ये -+6 हो जाएगा तो ये हो गया देखिए 5। ठीक है। फिर ऐसे ही आप इस -1 का निकालिए, माइनस ये कॉलम जाएगी ये रो तो -2
और ये आपका -3, तो ये -5 और ये +5 हो जाएगा। फिर इस 2 का निकालिए, चिन्ह प्लस, ये कॉलम ये रो, तो -4 -1, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का, इसी में तो टाइम लगता है, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर। अच्छा देखिए बी की आवश्यकता पड़ेगी, बी ये साइड में लिखा रहने दीजिए। अब आ जाइए सेकेंड रो में, ये फर्स्ट रो हो गया, अब सेकेंड रो 2 का निकालिए कोफैक्टर, चिन्ह माइनस, ये जाएगा रो, ये जाएगी कॉलम, तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4, ये हो जाएगा -5। फिर इस 1 का निकालिए, चिन्ह प्लस, ये कॉलम ये रो, तो -3 और ये -2 -5। फिर इस 3 का निकालिए कोफैक्टर, चिन्ह माइनस, और इस -3 का है तो ये कॉलम जाएगा ये रो जाएगा, तो -6 और ये +1 हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा -5 + 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरे वाले रो का। अब तीसरे वाले रो का निकाल देते हैं। तीसरे वाले रो का, ये यहाँ तक दूसरा वाला रो है। अब यहाँ पे निकाल ले 1 का सहखंड, तीसरा वाला रो जो है, प्लस माइनस प्लस, ये जाएगा ये जाएगा, तो -3 -2, -3 -2, ये हो जाएगा -5। फिर इस -2 का निकालें, चिन्ह माइनस, चिन्ह वही प्लस माइनस वाला, ये कॉलम जाएगा ये रो, तो 9 -4, 9 -4 यानी ये कितना हो जाएगा, ये भी -5। और फिर लास्ट एलिमेंट ये बचा, प्लस ये कॉलम ये रो, तो 3 और माइनस माइनस +2, 3 + 2 यानी 5। ठीक है, तो ये हमने सारे एलिमेंट से क्या निकाल दिया, कोफैक्टर। और अब क्या निकालेंगे, इन्हीं कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे, अतः डेट ए के अवयवों के सहखंडों से बना आव्यूह, उसको आप चाहे तो कोई नाम दे दीजिए, उसको सी नाम दे सकते हैं, बी नाम मत दीजिएगा, बी ऑलरेडी क्वेश्चन में है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को लिख दीजिए, फर्स्ट रो से जो बने हैं कोफैक्टर उनको फर्स्ट रो में 5 5 -5, सेकेंड रो वालों को सेकेंड रो बना दीजिए, और थर्ड रो वालों को थर्ड रो बना दीजिए। ये अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। जैसे इसका आप ट्रांसपोज करेंगे इसी मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट मिल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं। ये अच्छा, ये मैट्रिक्स जो लिखा है ये b है, तो इसलिए एडजॉइंट a क्या हो जाएगा, इसी का ट्रांसपोज करें, c ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट मिल गया। अब हम क्या करें, एडजॉइंट a इंटू बी निकालें, और अगर एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब तो जो कह रहा है वो सिद्ध हो जाएगा। असंगत के लिए इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए हम क्या निकालें, एडजॉइंट a इंटू बी। देखिए एडजॉइंट ये लिखा है 5 5 -5 -5 -5 5, ये एडजॉइंट, और बी सामने लिखा है 3 5 1। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 3 15, -5 × 5 -25, और ये -5। फिर सेकेंड रो से कर लीजिए, 15 -25 -5। फिर थर्ड रो से कर लीजिए, -15 +25 +5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 और ये 25 5 30 ना, तो ये -15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी -15 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स क्या 0 है, ये मैट्रिक्स 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया।
तो इसका मतलब देखिए डेट ए तो 0 हो गया था। क्या क्या इस प्रश्न में आपको मिला? डेट ए बराबर 0 मिल गया था, शुरू में आपने चेक कर लिया था, ठीक है। तो जो मिला उसको लिखे आता है। यहाँ पर डेट ए बराबर 0 मिला था, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला हमने तो वो नॉट इक्वल टू 0 मिल गया। और ये दोनों क्या साबित करते हैं कि अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा। दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा। तो ये सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। संगत अगर सिद्ध करना होता तो संगत के लिए बहुत आसान होता है। आसान का मतलब ये है कि अगर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, डेट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, आप वहीं पे रुक जाइए, बोल दीजिए संगत है। लेकिन और अगर डेट ए बराबर 0 मिल जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो एकदम सिंपल। लेकिन अगर डेट ए बराबर 0 हो जाए तो तुरंत आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना ही पड़ेगा, बिना इसके आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और अगर ये भी 0 हो जाए तब आप बोल देंगे संगत होगा और एक से अधिक हल मिलेगा। लेकिन ये अगर नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए तो दोनों मिलकर उसको असंगत साबित कर देंगे। तो इस तरह से हमने आपको आज ये बता दिया कि समीकरण को हल कैसे करते हैं आव्यूह विधि से, और दूसरा हमने ये बता दिया कि बिना हल किए आप कैसे बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय का एक हल होगा कि एक से अधिक हल होगा कि हल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो सारी बातें ये क्लियर हो गई हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और कोई भी डाउट हो आपको तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको सलूशन मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।